बात कर लेते हैं बुलियन मार्केट की। और बुलियन का मार्केट दबाव में है क्योंकि यूएस डॉलर मजबूत हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो इसका इम्पैक्ट आया है उससे घरेलू बाजार में भी कीमतें दायरे में फंस गई हैं। राजीव, आज के कारोबार के लिए, इंट्राडे के लिए गोल्ड और सिल्वर पर आपकी कॉल क्या होगी? देखिए मृत्युंजय, ओवरऑल जो पूरा कमोडिटी बाजार है वही एक दायरे में फंसा हुआ है। सपोर्ट के आसपास हम बाइंग की सलाह देंगे। और गोल्ड की बात करूं तो 30,900 और 30,800 एक अहम सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 30,900 पे बाइंग करना चाहिए 30,780 के स्टॉप लॉस से 31,100 के टारगेट के लिए। इनकेस 30,780 ब्रेक किया तब हम 30,500 देखते हैं और ऊपर में अगर 31,400 ब्रेक किया तो 600 देखते हैं। तो इस दायरे में मैं गोल्ड को देखता हूँ। जहाँ तक सिल्वर का सवाल है, सिल्वर में मुझे 45,000 एक अहम सपोर्ट दिखता है। 45,200-300 के आसपास बाइंग करना चाहिए 44,950 के स्टॉप लॉस से जी। ऊपर में 45,900 से 46,400 के टारगेट के लिए। ओके, मेटल मार्केट की बात कर लेते हैं। और मेटल में खास करके अगर निकिल की बात करें राजीव, तो कल जोरदार तेजी आई थी इस काउंटर में क्योंकि फिलीपींस में उत्पादन घटने की बड़ी खबर आई है। करीब 55% डिसरप्ट वहाँ पर है प्रोडक्शन का। ऐसे में आपको लगता है कि निकिल में भी और बड़ी तेजी बाकी है? देखिए, निकिल में 720-740 वहाँ से एक रेसिस्टेंस से फेस करने को मिलता है, जो पिछली बार भी हुआ था जहाँ से बाजार फिसलकर 650 तक आया था। तो 720 तक के लक्ष्य के लिए बाइंग किया जा सकता है। एक स्ट्रांग मोमेंटम इसने गैदर किया है। 700 के ऊपर सस्टेन करके 698 पे मैं सलाह दूंगा बाइंग की 689 के स्टॉप लॉस से। और निकिल के अलावा बाकी मेटल्स में आपकी टॉपिक? कॉपर ने एक अच्छा करेक्शन कर लिया है 322 के आसपास। मैं एडवाइस करूंगा बाइंग की इसमें 326 के लक्ष्य के लिए 319.50 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्री कमोडिटी की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है एग्री कमोडिटी को लेकर, और खबर यह है कि सेबी ने कमोडिटी एक्सचेंजों के वेयर हाउस नियम काफ़ी सख्त कर दिए हैं और इसको लेकर सेबी ने गाइडलाइन जारी की है और जिसमें यह कहा गया है कि एक कमोडिटी जमा लेने वाले वेयर हाउस के लिए 10 करोड़ रुपए की नेटवर्थ ज़रूरी है और जो एक से ज़्यादा कमोडिटी जमा लेंगे वेयर हाउस उनके लिए 25 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए। और एक वेयर हाउस प्रोवाइडर एक से ज़्यादा एक्सचेंज के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन एक वेयर हाउस में 2 एक्सचेंज की कमोडिटी रखने की मंजूरी नहीं होगी। 3 साल में एक्सचेंज वेयर हाउस प्रोवाइडर की मान्यता को रिन्यू करेंगे। और कमोडिटी हैंडलिंग, अगर इस फील्ड में आना चाहता है कोई वेयर हाउस, तो उनके लिए कमोडिटी हैंडलिंग और 3 साल के कामकाज का अनुभव होना ज़रूरी है। और मौजूदा वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर्स को 31 मार्च 2018 तक ये शर्तें माननी होंगी। तो कोई बड़ी गाइडलाइन वेयर हाउस को लेकर, और ये इसलिए लाया गया क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से गड़बड़ी की खबरें आई हैं कमोडिटी वेयर हाउस को लेकर, NSCL का संकट सामने था, उसके बाद कुछ और शिकायतें आई थी कोरिएंडर को लेकर। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेबी ने ये कदम उठाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अशोक मित्तल हैं, किसान धन के CEO हैं। वेयर हाउस पर पैनी नज़र है इनकी, वेयर हाउस पर इन्होंने स्टडी की है। अशोक मित्तल, जो नई गाइडलाइन है सेबी की, ये पुरानी गाइडलाइन से किस तरह से अलग है और क्या आपको लगता है कि इस नई गाइडलाइन के बाद वेयर हाउस में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी? मृत्युंजय, मेरे पर्सनल व्यू ये है कि जो ब्रॉड गाइडलाइंस हैं वो मोर और लेस पहले वाली सेम है जो आपने बोली हैं कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट या 3 साल का एक्सपीरियंस और नेटवर्क की रिक्वायरमेंट, है ना। लेकिन इसमें जो मेजर चेंज मेरे पर्सनल व्यू में है वो ये कि एक तो काफी सारा इसमें एग्जॉस्टिव कवरेज करी हुई है, काफी डिटेल इसके अंदर दी हुई है और बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट कर दी गई हैं। जैसे जो पहले उतना प्रोसेस इसका डिफाइन नहीं था, जैसे कि शेयर का अपॉइंटमेंट बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया कि आपको वेबसाइट पे डालना पड़ेगा, आपको उसमें न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा और फिर लोग अप्लाई करेंगे और एम्पैनलमेंट होएगा। ऐसे ही जो वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर है उसका भी जो अपॉइंटमेंट एक्सचेंज में एम्पैनलमेंट होएगा वो भी एकदम ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है, जिसमें एक्सचेंज को डिफाइन डिस्क्लोज करना पड़ेगा और एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी। इसी तरीके से एग्रीमेंट जैसे 3 साल का हो गया। तो इसमें क्या हो गया, जो कुछ पॉइंट लूज रह गए थे जिसमें क्लैरिटी थोड़ी सी कम थी वो बहुत क्लियर हो गए हैं। हाँ। और इससे मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको काफी कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि अब जो गाइडलाइंस है वो काफी एकदम क्लियर हैं। लेकिन अशोक मित्तल जी, आप हमारे दर्शकों को जरा आसान भाषा में ये समझाइए, क्योंकि हाल के दिनों में कोरिएंडर को लेकर कई शिकायतें आई थी कि वेयर हाउस में खराब क्वालिटी का माल जमा है। NSCL का संकट सामने आया था जहां पे वेयर हाउस में माल ही नहीं था। क्या नई गाइडलाइन के बाद इन तरह की शिकायतें, जो ऐसी शिकायतें आती हैं वो रुक जाएंगी अब और इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता आएंगी? कमोडिटी के वेयर हाउस में खराब क्वालिटी का माल जमा कराना मुमकिन नहीं होगा। क्या ये सारी दिक्कतें दूर हो रही हैं इस गाइडलाइन से?
इन गाइडलाइंस में ज्यादातर चीजों को, जैसा मैंने कहा और जो आपने बोला कि इस ढंग से कवर किया गया है कि पारदर्शिता बहुत आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बहुत आएगी। जो जितनी भी MIS होगी वेयर हाउसेज से रिलेटेड, वो डायरेक्ट ऑनलाइन एक्सचेंजेस के पास में अवेलेबल होनी चाहिए हर समय पे। तो उस तरीके से क्या होगा, हर आदमी को मालूम रहेगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन से वेयर हाउस में कितना माल जा रहा है, लग रहा है, और एक्सचेंज डिसाइड करेंगे कौन से वेयर हाउस में कितना माल जाना चाहिए। और जो एक एडिशनल जैसे असेट्स वगैरह पॉइंट एक्सचेंज कर सकता है, तो कोई जो आदमी माल जब उठाने जाता है तो वो एक जो इंडिपेंडेंट असेर एक्सचेंज एम्पैनल करे हुए हैं उनके थ्रू माल की क्वालिटी की जांच करवा पाएगा। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ कि जो ये गाइडलाइंस आई है वो काफी एग्जॉस्टिव है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अच्छी गाइडलाइन है, इससे दिक्कतें दूर होंगी। एक और खबर है सेबी को लेकर, सेबी ने गाइडलाइन ये भी जारी की है, डिस्क्लोजर के जो नियम है उसको बढ़ा दिएंगे और रोज जो है टॉप 10 बायर सेलर का नाम यहाँ पर बताना होगा, और हेजर्स की डिलीवरी की मंशा गोपनीय तरीके से भी बताना होगा, और 10 बड़े ग्राहकों का पे इन पे आउट भी सेटलमेंट के 10 दिन में देना होगा, एल्गो ट्रेडिंग की जानकारी भी देनी होगी। ये जो तमाम गाइडलाइंस हैं अशोक मित्तल, क्या इससे कमोडिटी मार्केट में कुछ मजबूती आएगी? अभी देखिए क्या हो रहा है, जो जब मर्जर हुआ था FMC का सेबी के साथ में, तो ये सभी अगले 1 साल तक, मतलब 28 सितंबर 2016 तक तो मोरलेस उन्हीं गाइडलाइंस के चलते हुए करेंगे, और उसके बाद में एवरीथिंग हैज टू मर्ज। तो नेचुरल था कि ये सारी गाइडलाइन आनी ही है। तो सेबी ने मेरे ख्याल से ऐसा किया है कि उन गाइडलाइंस को और स्ट्रेंथन किया है और एग्जॉस्टिव किया है, ताकि ट्रांसपेरेंसी मार्केट में बढ़े। और जैसे जो ये पॉइंट्स आपने बोले हैं, जब वो पब्लिक डोमेन पे रहेंगे, लोगों को पता रहेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, और लोग ये समझ पाएंगे कि क्या पूरे मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक, तो मैं ये मानता हूँ कि ये वास्तव में ऐसे कदम है जो मार्केट को स्ट्रॉन्ग करने में काफी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए, शुक्रिया अशोक मित्तल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्री काउंटर को देख लेते हैं। आज के कारोबार के लिए राजीव, टर्मरिक और जीरा, ये 2 काउंटर मसालों में एक्शन में है, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए मृत्युंजय, टर्मरिक में मेरे को लगता है मार्केट जो है थोड़ा और अपसाइड में मोमेंटम गैदर कर सकता है। हमने पीछे भी एक बार इसमें 7000 के आसपास बाइंग का एडवाइस किया था। मुझे लगता है अभी भी टर्मरिक जो है 7300 से 7400 तक जा सकता है। हल्की फुल्की करेक्शन पर 7100 के आसपास भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। और जहाँ तक जीरे का सवाल है, जीरे में मुझे बहुत बड़ी रैली नहीं दिखती है। जीरे में डेफिनेटली आज एक स्ट्रेंथ है, बट फंडामेंटल्स के हिसाब से मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा और यहाँ से गिरावट आ सकती है। आज के लिए गुआर सोयाबीन पर आपकी कॉल राजीव? देखिए गुआर में मुझे लगता है एक दायरे में गुआर चल रहा है, 3900 ऊपर में अपर साइड है और नीचे में 3550-3600। तो मुझे लगता है ऊपर में जो गुआर है आज बाइंग के लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं अगले कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो 3620 के आसपास खरीदना चाहिए, नवंबर की बात करूं, और 3660 के टारगेट के लिए काम करना चाहिए, 3598 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। सोयाबीन में एक हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी है, और गिरावट के पीछे फंडामेंटल रीजन से, जैसे इंडिया में भी इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है इस बार, उस कारण 3800 से भाव जो है फिसल कर नीचे में 3150 तक टच किए हैं। ठीक है। और विदेश में भी, अमेरिका में भी और ब्राज़ील में भी इसकी जो फसल है ज़्यादा बताई जा रही है, जिसके कारण गिरावट आई है। बट अगर मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सोयाबीन अपने 5 साल के न्यूनतम स्तर के आसपास अब आ गया है। ठीक है। मुझे लगता है ये एक ऐसे लेवल है 3150 जहां पर थोड़ा सा डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से पोजिशनल ट्रेड बाय में लेना चाहिए जी। और स्टॉप लॉस 3090 का क्लोजिंग का लेना चाहिए। मैं समझता हूँ वापस बाजार 3280 3350 तक जा सकता है। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। आपकी पहली कॉल राजीव। गोल्ड में खरीद के चला जा सकता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है, 780 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आपकी दूसरी कॉल? कॉपर में 322 पे बाइंग करना चाहिए, 326 के लक्ष्य के लिए। आपकी आखिरी कॉल? आखिरी कॉल में मुझे क्रूड लगता है बिकवाली अभी भी किया जा सकता है 2990 पर, 2940 के लिए। ओके, शुक्रिया राजीव कपूर आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।